Hello student, in previous lecture we have discussed Kepler's law. First law था वो था laws of orbit, second law is laws of area and third law is for time period. Our today's topic is Newton's universal law of gravitation. तो आज का जो हमारा टाइटल है वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों, न्यूटन्स ग्रेविटेशन ये जो लॉ है फोर्स के लिए है और ये छोटे से छोटे पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेके बड़े पार्टिकल, बड़ी बॉडी, बड़े ऑब्जेक्ट, सन, अर्थ, सब पे अप्लाई होता है। तो छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है सन, अर्थ, उन सब पे अप्लाई होता है। जैसे आपने 9th में पढ़ा था, ग्रेविटेशन किसकी वजह से है? मास की वजह से है। तो आपको पता है कोई भी पार्टिकल्स हो उसके पास मास तो है। इसके पास अगर मास है तो उसके आसपास, उसके नियर अबाउट ग्रेविटी भी होगी, ग्रेविटेशन फील्ड भी होगा, है ना। तो सपोज मेरे पास दो पार्टिकल है, फर्स्ट इज m1, सेकंड इज m2 और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो ये लॉ क्या कहता है? तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स इन दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में होता है और ये जो फोर्स है वो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बस यही है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। एवरी पार्टिकल in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product। मास की क्या करनी है हमें? प्रोडक्ट ऑफ their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो जो अभी हमने बात की, ये जो इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स दोनों मास के जो प्रोडक्ट है उसके साथ लीनियर प्रोपोर्शनल में है और उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को साथ में अगर मैं लिख दूँ तो हमें क्या मिलेगा? m इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अगर मैं यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दूँ, वो है मेरा कैपिटल G, तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है? मैं एक ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से छोड़ दूँ तो कहाँ पे आएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? खींच रही है। तो ग्रेविटेशन फोर्स है ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल नहीं करता। जैसे मैग्नेट रिपल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, ऐसे ग्रेविटेशन फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही है। ओके,
तो यहाँ पे जो g है उसको क्या कहा जाता है? जो g लिखा है वो है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अर्थ पे भी यही रहेगा, सन पे भी यही रहेगा, मून पर भी यही रहेगा, आप जहाँ पे जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, इसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। और इसकी वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और उसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg⁻²। कहाँ से आया? आपको पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं g को सब्जेक्ट बनाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? g इज इक्वल टू F(r²) अपॉन m1 m2। तो g का यूनिट क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, उसका क्या करना है? स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है? मास इंटू मास मीन्स kg²। अगर आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो क्या मिलेगा? चलो लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला उसका स्क्वायर, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला उसका स्क्वायर। चैप्टर नंबर 2 जिसे किया था सेम वैसे ही। चलो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है m1L1T-2, चैप्टर 2 में पढ़ा है। F इज इक्वल टू ma, वहाँ से लिखा है मैंने। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1, लेकिन उसका है स्क्वायर, r² है उसके लिए। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1, लेकिन क्या है? स्क्वायर है, इसके लिए क्या आ जाएगी? पावर m2। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा? m⁻⁻1 L⁻3 या फिर L3 ऐसे भी बोल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला में, और T-2। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जब भी एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन स्केलर फॉर्म, तो ये है स्केलर फॉर्म में। लेकिन आपको पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर। फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। सपोज ये है मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, z और ये उसका ओरिजिन। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 मास है, एक मास m1, दूसरा मास है वो है m2। अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन लिखनी होगी, उसके लिए मैं पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ। जो मेरा फर्स्ट पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है वो है r1, जो सेकंड पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है वो है r2। और यहाँ पे एक 1 से लेकर 2 की ओर, 1 से लेकर 2 की ओर एक वेक्टर है वो है वेक्टर r12। अगर r12 की डायरेक्शन ये है तो r21 की डायरेक्शन क्या होगी? इससे ऑपोजिट। r12 का मीनिंग क्या है? फ्रॉम 1 to 2। r12 का मीनिंग है फ्रॉम 1 to 2। अब मैं कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आपको 2 वेक्टर का एडिशन करना है बाय यूजिंग ट्रायंगल मेथड, तो आप क्या करते थे? हेड टेल लॉ फॉलो करते हो आप। यहाँ पे देखो, बाय यूजिंग ट्रायंगल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, r1 का टेल वहाँ से लेके आप कहाँ तक आ रहे हो? r1 के हेड। अब r1 के हेड में से दूसरे वेक्टर का टेल आगे बढ़ता है, टेल हेड। तो r1 प्लस r12 इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, वहाँ एक वेक्टर बन जाए तो वो होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे r1 प्लस r12 इज इक्वल टू क्या है? r2, मीन्स r2 मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। देयरफॉर r12 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? r2 माइनस r1। एंड सेम वे r21 इज इक्वल टू क्या मिलेगा?
R1 माइनस R2 मिलेगा। ओके, R12 मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन कहाँ है? 1 से 2, 2 इनिशियल पोजीशन कौन है? 1। इसके लिए R2 माइनस R1 वो है मेरी फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे R2 1 है, दैट मीन्स R1 माइनस R2 फाइनल माइनस इनिशियल। चलो अब लिखते हैं हम फोर्स। F12 इसको कहा जाता है फोर्स ऑन 1 बाई 2। एक पार्टिकल है, उस पर जो दूसरा पार्टिकल फोर्स लगा रहा है उसको कैसे लिखा जाता है? फोर्स ऑन 1 बाई 2। इसका फॉर्मूला क्या होगा? G, जैसे अभी हमने आगे लिखा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, सिर्फ डिस्टेंस। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? कितना है? सोचो, ये डिस्टेंस है। मुझे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, डिस्टेंस तो किस में होता है? स्केलर फॉर्म में होता है। तो ये हो गया इस R12 का मोड। मोड मीन्स उसकी वैल्यू स्केलर फॉर्म में। रही बात डायरेक्शन की, तो 1 पे जो 2 फोर्स लगाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? देखो डायग्राम में 2 है, 1 को खींचेगा अपनी ओर, मीन्स ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? एक पे दूसरा जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर दिया हो आपको, एक वेक्टर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन दिखाना। तो यहां पर इस फोर्स की डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं जो यूज करूंगा वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर R12। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे यूनिट वेक्टर को, यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर को सब्जेक्ट बनाओ। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दैट्स व्हाई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कुछ ऐसा मिला। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं जी m1 m2 अपॉन R12 का जो मैग्नीट्यूड है उसका कर दो क्यूब, 2 पावर थी, 1 पावर यहाँ से आई, और यहाँ पे क्या मिला? R12। तो ए क्या है? F12 का मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ऐसा कर दूं, आप मुझे फाइंड करके दो फोर्स ऑन 2 बाई 1। इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान करना, फोर्स ऑन 2 बाई 1 क्या आएगा? जी, मास की प्रोडक्ट, मास तो दोनों सेम ही रहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच का डिस्टेंस, उसका क्या करना है? स्क्वायर। और लिखना है हमें यूनिट वेक्टर। अब 2 जो है उस पे 1 फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? 2 पे 1, ये जो 1 है ग्रेविटेशन फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स है, इसको अपनी ओर खींचेगा ऐसे। तो डायग्राम देख के आपको पता चलेगा ये जो फोर्स ऑन 2 बाई 1 है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? 2 से लेके 1 की ओर। और 2 से लेके 1 की ओर की डायरेक्शन में तो क्या है? R21। तो किसी भी वेक्टर को मैं एक यूनिट वेक्टर दिखा के लिख सकता हूं। ओके, और डायग्राम देख के आपको यह भी पता चलेगा F12 एंड F21 वो है डिस्टेंस बिटवीन M1 M2। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, एक से दूसरे का या दूसरे से पहले का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड से में डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे R21 इज इक्वल टू माइनस R12? माइनस कॉमन निकाल दो, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या रहेगा? R2 माइनस R1, बट R2 माइनस R1 इज R12। तो मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो ये R21 यूनिट वेक्टर है, R21 केप जो है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जी m1 m2 अपॉन R21
का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर करना है, और R21 कैप का मीनिंग है मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दैट्स वाई GM1 M2 अपॉन 2 पावर थी, 1 पावर आ जाएगी, 3 पावर हो जाएगी, एंड यहाँ पे हो जाएगा R21 कैप। बट आपको पता है R21 इज इक्वल टू क्या है, माइनस R12, और R21 का मैग्नीट्यूड एंड R12 का मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। इसके लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, GM1 M2 R21 की जगह पे R12 लिख दूँ, और यहाँ पे R21 वेक्टर की जगह पे माइनस R12 वेक्टर लिख दूँ। तो देखो हमें क्या मिला, माइनस GM1 M2 अपॉन R12 का मोड उसका क्यूब इंटू R12। एक किसके इक्वल टू है, एक क्या नज़र आता है हमें, ये तो हमें F12 नज़र आता है। तो हमें रिलेशन मिला बच्चों, फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 1/2। मीन्स दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये तो हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जितना फोर्स सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पे लगाएगा, सेम अमाउंट का फोर्स फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर मेरी सिस्टम में एक से ज़्यादा है पार्टिकल तो क्या करूं मैं, फॉर एग्जांपल ये रहा एक ऑब्जेक्ट, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं 2 न्यूटन का, आप भी मेरी हेल्प करने आ जाते हो, आप भी इस पर फोर्स लगा रहे हो 3 न्यूटन का, तो आप क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे 2 + 1, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम थी। इसके लिए अगर मैं यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, आप मेरे सामने से 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे, इस कैप पे कितना फोर्स लगेगा, 2 - 1 मीन्स बिकॉज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज 1 न्यूटन की वजह से फोर्स है, जो बड़ा फोर्स है उसकी डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट है वो मोशन करेगा। लेकिन ये तो सेम डायरेक्शन थी और ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके अलावा कहीं कुछ डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तब क्या करेंगे, तब वेक्टर एडिशन करेंगे। तो नेक्स्ट फोर्स की एक छोटी सी बात वो है फोर्स फॉर मोर देन 1 पार्टिकल। एक से ज़्यादा पार्टिकल है तब क्या, मेरी यूनिट सिस्टम ले लेता हूँ पहले, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ पहले तो मैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ जिसका ओरिजिन है O, उसमें कुछ पार्टिकल है, एक पार्टिकल है वो है M1, चलो M3 ले लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे M1 ले लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे है वो है M4, यहाँ पे कहीं पे है वो है M2। सबके पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो है R1, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो है R2, थर्ड पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है R3, एंड जो फोर्थ पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है R4। 1 से 2 की डायरेक्शन R12, 1 से 4 की डायरेक्शन वो है R14, और 1 से लेके 3 की डायरेक्शन वो है R13। अब जो फर्स्ट पे जो फोर्स लगा रहा है वो कौन कौन होंगे, सेकंड पार्टिकल भी होगा, थर्ड भी होगा और फोर्थ भी होगा। ये सब पार्टिकल जो फर्स्ट पार्टिकल है उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स। तो मुझे लिखना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1, और एक पे 2 भी लगा रहा है, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/3 एंड फोर्स ऑन 1/4।
और सबकी अगर मैं वैल्यू लिख दूँ तो क्या होगा, आपको पता ही है, G m1 m2 अपॉन r12 का स्क्वायर और r12 कैप, जैसे आगे लिखा था सेम वैसे ही। फोर्स ऑन 1/3 G m1 m3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 उसका स्क्वायर और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, प्लस G m1 m4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 4 उसका क्या करना है, स्क्वायर और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो ए है वेक्टर एडिशन और हमने उसकी वैल्यू है पुट की। ओके, तो जब भी सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं तब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना होता है, तब हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन। तो एक छोटा सा जो टॉपिक था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से है, मास की वजह से है। फर्स्ट जिसने इक्वेशन दिया, डिराइव करके दिया, वो साइंटिस्ट थे, वो थे न्यूटन। इसके लिए इसको कहा जाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।